दोस्तों, आज हम फिर एक नया लेक्चर आपसे मैं कह रहा हूँ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बोलो आपसे मैं कहूँ फिजिक्स का टॉपिक है ऊष्मा, ताप और ऊष्मा संचरण। आपके रिट मेंस के अंदर इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा और अभी हम आपसे मैं कह रहा हूँ उस बोलो आपसे पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं प्रिपरेशन करवा दूंगा। इससे पहले मैंने आपको एक लाइट टॉपिक करवाया, एक साउंड करवाया, एक फोर्स करवाया और एक गति और गति के नियम करवाए। आई होप आपने देखा होगा, और अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो आपसे मैं कहूँ उसे ज़रूर पढ़े, बिकॉज मैं एक टॉपिक का एक लेक्चर आपका करवा रहा हूँ और आपसे मैं कहूँ बहुत जल्दी एक दिन ऐसा आएगा बोलो आपसे 15-20 दिन में, जिस दिन आपके सारे एंड टॉपिक चल रहा होगा, यानी सारे जो रिट मेंस के टॉपिक है वो 1 बाय 1 के करके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। स्टूडेंट का था कि सर पहले फिजिक्स के टॉपिक कराया जाए, तो इसलिए मैं पहले आपको फिजिक्स आपसे मैं के ही टॉपिक करवा रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा रिवीजन कर सको। क्लियर? और आपसे मैं करूँ ये जो मैं स्टडी करा रहा हूँ, अगर किसी को लगता हो कि सर हमें नोट्स थोड़ा स्पीडली चलता है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो बेटर ये होता है कि आप समझो और जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप आपसे में नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर? बिकॉज आपसे मेरे को मुझे एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट टॉपिक कराना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे मेरे को फास्ट रिवीजन आपसे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करवा रहा हूँ। ओके, तो आपसे स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है आपसे मैं करूँ ऊष्मा, ताप और ऊष्मा संचरण, हीट, टेम्परेचर एंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो आपसे मैं कह रहा हूं ओके, ऊष्मा, मैंने कहा ताप और ऊष्मा संचरण। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे आएगा। तो सबसे पहले हम ऊष्मा को प्रिपेयर करते हैं। ऊष्मा हीट आपसे मैं करूँ यह भी एक प्रकार आपसे मैं कहूँ कि ऊर्जा ही होती है, बोलो जिसकी इकाई आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा जूल या कैलोरी होती है। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। बोलो यूनिट ऑफ हीट की बात करें तो मैंने कहा जूल या बोलो आपसे मैं कहूँ कैलोरी। तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया एक कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है। क्लियर? लेकिन अगर आपको एक आपसे मैं कह रहा हूँ जूल इजिकल टू पूछे तो 1/4.2 आपसे मैं कह रहा हूँ कैलोरी होता है। क्लियर? तो यहाँ से आपका रिट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है। तो अगर आपको एक चीज याद है बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, तो आप जो पूछे उसका अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। अब इसमें भी एग्जामिनर थोड़ा सा माइंड गेम खेलता है। मैंने कहा अगर मैं 1 किलो कैलोरी कर दूं तो 4.2 किलो जूल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर किलो किलो दोनों तरफ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब हुआ अगर मैं 1 किलो कैलोरी कितने जूल के इक्वल होता है, तो बोलो मैंने कहा 4.2, और अगर मैं यहाँ 1000 जूल लिखूंगा, किलो को हटाऊंगा तो 4200 जूल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपको पूछा क्या गया है। बहुत सी बार स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने तो कैलोरी और जूल का रिलेशन याद रखा, एग्जाम में किलो कैलोरी पूछ लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। बोलो आपसे मैं करूँ आप आंसर दे सकते हो। आई होप सबसे पहले ये फंडा आपको समझ में आया होगा, बिकॉज आपसे मैं कहूँ जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे पूरे टॉपिक के अंदर 10-12 साल के अंदर रीट 3rd ग्रेड आपसे मैं को आर्ट 8 बोलो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा मैं साथ में लेता रहूंगा। ओके, उसके बाद मैंने कहा हमें बोलो आपसे मैं करूं एक तो विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है,
ओके, और एक गुप्त ऊष्मा। इनका फंडा क्लियर करना है बिकॉज इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलो आपसे मैं करूं स्पेसिफिक हीट, बोलो स्पेसिफिक हीट एंड मैंने कहा लेटेंट हीट। ओके, तो सबसे पहले हम विशिष्ट ऊष्मा को क्लियर करते हैं। बोलो आपसे मैं करूं यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले मैं आपको अच्छे से इसको समझाता हूं, फिर क्या एग्जाम में आया वो आपको बताता हूं। स्पेसिफिक हीट मतलब एस। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पता होना चाहिए, परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है। तो मेरे कहने का मतलब है 1 ग्राम आपसे मैं को पदार्थ बोलो का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो मैंने कहा बढ़ाने के लिए आवश्यक आपसे मैं को ऊष्मा, ठीक है, आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, बोलो विशिष्ट ऊष्मा आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं। ओके, डेफिनेशन कैसे बनी तो प्रूव करते हैं। बोलो Q इजिकल टू क्या होता है, ms डेल्टा T। ओके, मैंने कहा Q क्या है, दी गई आपसे मैं कहूं ऊष्मा, M क्या है, बोलो पदार्थ का द्रव्यमान, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो डेल्टा T क्या है, ताप में परिवर्तन, और मैंने कहा S क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर, ये मैंने लिखा। अच्छा, अब आपसे मैं कह रहा हूं अगर मुझे S इजिकल टू करना हो तो Q अपॉन M इंटू डेल्टा T कर दूंगा। यदि मैंने कहा M क्या लू मैं, बोलो एकांक द्रव्यमान, ठीक है, जैसे मैंने 1 ग्राम ले लिया, बात समझना मेरी, मैंने कहा डेल्टा T क्या है, ताप में परिवर्तन, ठीक है, जैसे मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, तो इसका मतलब हुआ जब यहां पर बोलो आपसे मैं को रखूंगा तो मेरे कहने का मतलब है बोलो 1 इंटू 1, तो वही आपका S इजिकल टू क्या आ जाएगा, Q। तो यही मैंने बोला 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आपसे मैं को ऊष्मा के लिए आवश्यक ऊष्मा होती है उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बोलो क्या विशिष्ट ऊष्मा आपसे मैं कह रहा हूं ऊष्मा को परिभाषित आपसे मैं को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन आता है, जैसे एक आया बोलो 1 किलोग्राम, एक आया बोलो 100 ग्राम, एक आया 10 ग्राम, बोलो एक आया 1 लीटर। बात समझ में आए बोलो। तो मेरे कहने का मतलब हमने देखा कि इसमें तो आंसर अवेलेबल है ही नहीं है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं क्योंकि बोलो Q इजिकल टू क्या होता है, ms डेल्टा T, और मैंने कहा बोलो जब हम ये निकालते तो Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, और M क्या लेते हैं हम, एकांक द्रव्यमान, ठीक है। बोलो मैंने कहा यूनिट मास, क्या लेते हैं, बोलो यूनिट मास, ठीक है, और जो कि आइडियली 1 ग्राम लिया जाता है। अब मैंने कहा कि अगर आपको आंसर नहीं मिले तो आप यूनिट द्रव्यमान के पॉइंट पे से 1 किलोग्राम टिक कर सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में बोलो आपसे मैं को 1 किलोग्राम भी है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 100 ग्राम भी है, मैंने कहा 1 ग्राम भी है और 1 लीटर भी है, तो मोर करेक्ट आंसर 1 ग्राम ही होगा, बिकॉज आइडियली तो यूनिट मास 1 ग्राम ही लिया जाता है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला, आपसे मैं करो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर 1 किलोग्राम गया था, तो उसमें 1 ग्राम ऑप्शन नहीं था इसलिए चला गया था। अगर 1 ग्राम ऑप्शन होगा तो आंसर हमेशा यही होगा। प्रूफ के लिए मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं। मैंने कहा यहां पर विशिष्ट ऊष्मा का मान, ठीक है, तो अगर मैं विशिष्ट ऊष्मा के मान की बात करूं, जैसे मैंने कहा बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा आइस, तो इसकी होती है 0.5 कैलोरी, बोलो पर ग्राम, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पर डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो बात समझ में आए, मेरे कहने का मतलब ये होता है। क्लियर। तो मैंने कहा एस वाटर की बात करें तो अगेन 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ
बोलो आपसे मैं कहूँ चूंकि ताप में परिवर्तन है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन कुछ भी लिख सकते हो, तो इसको सेम में बोलो एस आइस अगर 0.5 कैलोरी पर ग्राम इंटू केल्विन लिखा हुआ तो भी चलेगा, और एस वाटर आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू केल्विन लिखा हो तो भी चलेगा, क्योंकि जो ताप में परिवर्तन होता है उसको डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन किसी में लिखो चलता है, लेकिन सिंगल ताप होता है तो हमेशा केल्विन में लिखा जाता है। बात समझ में है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरे कहने का मतलब जब ताप में परिवर्तन होता है, जैसे मैंने कहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अंतर तो 5 ही आएगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ चाहे मैं इसको बोलो इसमें भी 273 जोड़कर केल्विन में बदल दूं, इसमें भी 273 को जोड़कर केल्विन में बदल दूं, बोलो होगा क्या? अंतर तो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी ताप में परिवर्तन होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में से कुछ भी लिखा जा सकता है। इन वैल्यूज को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में विशिष्ट ऊष्मा को ग्राम में पर ग्राम में ही डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब ही हुआ अगर S की इकाई पूछे तो फिर तो हमारी इकाई क्या हो जाएगी? Q इजिकल टू क्या है? ms डेल्टा T, इसलिए S इजिकल टू Q अपॉन m इंटू डेल्टा T। तो आपसे मैं कहूँ इसकी तो बोलो कैलोरी होती है, बोलो मास की ग्राम और इसकी डिग्री सेंटीग्रेड लिखूं, या मैंने कहा कैलोरी ग्राम बोलो इंटू केल्विन लिखूं, एक ही बात है। बात समझ में आए बोलो? उसके बाद मैंने कहा विशिष्ट ऊष्मा का एक्चुअली उपयोग कहाँ करते हैं? तो एक ही अवस्था चाहे वो द्रव है, ठोस है, लिक्विड है, उसमें किसी पदार्थ की ताप में परिवर्तन करना हो तो हमेशा विशिष्ट ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। मैंने कहा एक आपसे मैं कह रहा हूँ पदार्थ की एक ही अवस्था में ताप में परिवर्तन आपसे मैं कहूँ करने के लिए बोलो विशिष्ट ऊष्मा का यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये मैंने आपको 4 बातें किसके बारे में बताई? विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। अब हम आपसे मैं को नेक्स्ट पढ़ते हैं गुप्त ऊष्मा। किसके बारे में? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटेंट हीट, इसलिए इसका सिंबल होता है L। ओके, सबसे पहली बात परिभाषा। तो मैंने कहा डेफिनेशन क्या होती है? 1 ग्राम आपसे मैं को पदार्थ की अवस्था परिवर्तन आपसे मैं कह रहा हूं के लिए जो आपसे मैं कह रहा हूं ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बोलो? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो डेफिनेशन लिखी हो इसको समझो। Q बराबर क्या होता है? ml। ठीक है, बोलो मैंने कहा यहाँ m क्या है? बोलो पदार्थ की मात्रा। क्लियर? बोलो पदार्थ की मात्रा। Q क्या है? दी गई ऊष्मा। और मैंने कहा L क्या है? गुप्त ऊष्मा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि बोलो L इजिकल टू करूंगा तो Q अपॉन m। बात समझ में आए? बोलो मैंने कहा अगर m जो मैं क्या ले लूं? बोलो एकांक द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? बोलो यूनिट मास। क्लियर? तो आपसे मैं को एकांक द्रव्यमान मतलब यूनिट मास। तो आपसे मैं कह रहा हूं चाहे वो 1 किलोग्राम हो या 1 ग्राम हो, बोलो 1 ग्राम आपसे मैं कह रहा हूं या 1 किलोग्राम। आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 ग्राम की। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं L बराबर क्या होगा? Q, जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है। बात समझ में आए? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगेन आपसे मैं कह रहा हूं ये आपका बोलो रिट का क्वेश्चन है। बोलो क्या क्वेश्चन आया था? गुप्त ऊष्मा को बोलो मैंने कहा परिभाषित। ठीक है, परिभाषित बोलो किया जाता है। ठीक है,
पहला ऑप्शन एक दिया था, एक आपसे मैं कह रहा हूँ किलोग्राम से, एक दिया था बोलो 100 ml से, एक दिया था 1 लीटर से, एक दिया था 10 ग्राम से। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ मोर करेक्ट तो आंसर इसमें अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन मैंने कहा एकांक द्रव्यमान से परिभाषित किया जाता है। अगर 1 ग्राम नहीं होगा तो 1 किलोग्राम कर सकते हैं। इसमें भी मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपका 1 किलोग्राम ऑप्शन हो, बोलो 100 ml ऑप्शन हो, बोलो 1 लीटर ऑप्शन हो और 1 ग्राम ऑप्शन हो, तो 100% आपका आंसर 1 ग्राम ही जाएगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, ये अगेन आपके रीड में यहाँ से क्वेश्चन आया है। क्लियर? अब आपसे मैं कहूँ दूसरा पॉइंट, मैंने कहा गुप्त, ठीक है, ऊष्मा, आपसे मैं कह रहा हूँ के मान अगर हम देखें तो मैंने कहा एल आइस कितना होता है, बोलो 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और आपसे मैं कहूँ एल वाटर कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। इन वैल्यूज को हम देखते हैं तो हमें अगेन समझ में आता है कि बोलो आपसे गुप्त ऊष्मा को पर ग्राम में ही बोलो आपसे मेरे को परिभाषित किया जाता है। अगर कभी एग्जाम में ये आंसर चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किलोग्राम को रटना चालू कर दें, वो तो यहाँ ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने किया, और वो भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमेशा एकांक द्रव्यमान में परिभाषित किया जाता है। एकांक द्रव्यमान में या तो 1 ग्राम ले सकते हैं या 1 किलोग्राम ले सकते हैं, और साइंटिफिक रूप से तो पर ग्राम में ही होती है। क्लियर? उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं तीसरा पॉइंट, मैंने कहा बोलो आपसे एल यानी गुप्त ऊष्मा की इकाई की बात करें, कभी भी आपको पूछे Q बराबर ml आपको याद होना चाहिए, तो L बराबर Q अपॉन M, तो L की इकाई क्या बनेगी, बोलो मैंने कहा कैलोरी पर ग्राम बनेगी। क्लियर? तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और उसके बाद मैंने कहा ये जो गुप्त ऊष्मा हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, तो जब भी किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना हो तब आपसे में गुप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। किसी आपसे में को पदार्थ की अवस्था आपसे मैं कह रहा हूं में परिवर्तन बोलो करने के लिए मैंने कहा बोलो गुप्त ऊष्मा बोलो का यूज किया बोलो जाता है। क्लियर? अच्छा, अब आपसे मैं कह रहा हूं जैसे मैंने आपको विशिष्ट ऊष्मा समझाया, गुप्त ऊष्मा समझाया, और मैंने आपको कहा कि अभी तक क्या क्या एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतनी मेरी बात समझ में आए। अब मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा का फंडा 100% पक्का क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा आपको क्वेश्चन क्या है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 10 ग्राम आपसे मैं कह रहा हूं बोलो -20 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो आपसे मैं कहूँ डिग्री सेंटीग्रेड आइस बर्फ, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ को मैंने कहा को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो वाटर आपसे मैं कह रहा हूँ जल, ठीक है, में मैंने कहा बदलने के लिए आवश्यक आपसे मैं कहूँ आवश्यक कुल ऊष्मा आपसे का मान बोलो कैलोरी में होगा। क्लियर? मैं आपको फिर कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से आपको बोलो आपसे मैं कहूँ विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा का फंडा जो है वो 100% पक्का हो जाएगा। क्या कहना चाहता हूँ मेरी बात को समझना। मैंने कहा बोलो बर्फ कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपको बताया बर्फ को जल में बदलना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो इसका मतलब पहले -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को मुझे कहाँ लेके आना पड़ेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस तक लेकर आना पड़ेगा। इधर भी आइस है, इधर भी आइस है। और जब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा जब एक ही अवस्था के अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूं पदार्थ की अवस्था के अंदर ताप में परिवर्तन करना हो तो जो ऊष्मा होती है वो कौन सी होती है, विशिष्ट ऊष्मा। तो मैंने Q1 लिख दिया। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा
मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को किस में बदलना पड़ेगा, बोलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। तो इस बार टेम्परेचर तो सेम है बट अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो जो मैं ऊष्मा दूंगा वो क्या हो जाएगी, बोलो Q2 हो जाएगी। क्लियर। फिर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में बदलना चाहता हूं। अगेन एक ही पदार्थ के अंदर ताप में परिवर्तन है, तो जो ऊष्मा दूंगा वो Q3 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां से यहां तक बोलो परिवर्तित करने के लिए जो कुल ऊष्मा होगी, जो कुल ऊष्मा होगी, आपसे मैं कहूं वो कुल ऊष्मा Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगी। क्लियर। जो Q1 होगी वो MS डेल्टा T होगी। बोलो बात समझ में। यानी आपसे मैं कहूं बर्फ के अंदर बर्फ में चेंज कर रहे हैं तो आपसे मैं करूं विशेष ऊष्मा ही लगेगी। अच्छा, या अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं तो बोलो ML, आपसे मैं को बोलो किसका किस बर्फ का वाटर में बदलना कर रहे हैं। फिर मैंने कहा ये Q3 होगी, वो अगेन बोलो क्या होगी, ताप में परिवर्तन MS, बोलो आपसे मैं को वाटर का डेल्टा T। क्लियर। अब हमने देखा कि हमें सोल्व करना है, मात्रा तो बर्फ हो जल हो वही कितनी है 10 ग्राम लिख दिया। आइस की विशेष ऊष्मा कितनी होती है 1/2, 0.5 का मतलब 1/2। और ताप में परिवर्तन, मैंने कहा हमेशा परिवर्तन का मतलब आफ्टर माइनस बिफोर होता है, तो 0 में से -20 को मैं घटाऊंगा तो 20 बचेगा। क्लियर। बोलो मैंने कहा ये 10 ग्राम आइस की विशेष गुप्त ऊष्मा कितनी होती है 80 होती है। मैंने कहा आपसे मैं कह रहा हूं ये 10 ग्राम जल की विशेष ऊष्मा कितनी होती है 1, और ताप में परिवर्तन 10 में से 0 को घटाऊंगा तो 10 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है अगर मैं इसको फाइनली सोल्व कर लूं तो आपसे मैं कह रहा हूं क्या बता रहा हूं मैं आपको, बोलो हमने काटा तो ये कितना हो गया, बोलो 100, ये कितना हो गया, बोलो 800, और ये कितना हो गया 100। तो टोटल आपने देखा 1000 कैलोरी इसका आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हो तो आपको विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा का फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से और समझने से आपको रियल में पता चलता है कि कहां पर तो हमें विशिष्ट ऊष्मा लगाना है और कहां पर गुप्त ऊष्मा लगाना है, और आपको ये भी पता चला कि वास्तव में किस तरह से परिवर्तन होता है। आई होप आपको ऊष्मा के अंदर ये फंडा समझ में आया होगा। तो जो हमारा कंटेन ऊष्मा है उसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन ही वहीं से आता है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। क्लियर। ओके। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं अगर हम बात करें ताप, ठीक है, किसकी बात करें, बोलो ताप की बात करें, तो मैंने कहा आपको ताप यानी टेम्परेचर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ताप की बात करें तो ऊष्मा का संचरण हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। मैंने कहा बोलो ऊष्मा का संचरण, ठीक है, संचरण उच्च ताप आपसे मैं कह रहा हूं से निम्न ताप की ओर आपसे मैं कह रहा हूं होता है। क्लियर। बोलो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। इसका मतलब है कोई भी बॉडी है उसको हीटिंग इफेक्ट होगा या कूलिंग इफेक्ट होगा, ठंडापन लगेगा या गर्मी लगेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बॉडी और उसके इन्वायरमेंट का बोलो टेम्परेचर कैसा है। तो मैंने कहा किसी भी आपसे मैं कह रहा हूं बॉडी, ठीक है, को मैंने कहा हीटिंग इफेक्ट आपसे मैं कह रहा हूं, या बोलो मैंने कहा कूलिंग इफेक्ट बोलो आपसे मैं कह रहा हूं होना बॉडी आपसे मैं कहूं तथा वातावरण या परिवेश कह सकते हैं, सराउंडिंग कह सकते हैं, वातावरण, बोलो वातावरण के आपसे मैं को ताप पर निर्भर बोलो करता है। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं दो एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब नंबर 1, मैंने कहा अगर आपकी बॉडी आपसे मैं कह रहा हूं से टेम्परेचर किसका है, बोलो वातावरण का है, परिवेश का है, तो आपसे मैं करूं आपकी बोलो हमेशा उष्मा का संचरण तो हाई ताप से बोलो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। तो इसका मतलब हुआ आपको क्या होगा, बोलो हीटिंग इफेक्ट होगा। क्या होगा?
होगा, हीटिंग इफेक्ट। क्लियर? तो आपसे मेरे को आपको बोलो गर्मी लगेगी, उष्मा आपके अंदर आएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया आप और भट्टी। आप सोचो आप किसी भट्टी के पास खड़े हो, तो आपसे मैं कह रहा हूँ आपको हीटिंग इफेक्ट होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है? हीटिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज आपकी बॉडी से बोलो भट्टी का ताप ज़्यादा होता है, इसलिए भट्टी से आपके अंदर उष्मा आती है। उसके बाद मैंने कहा बोलो इफ, आपसे मैं कह रहा हूँ यदि, इफ मैंने कहा बॉडी का ताप आपके ताप से बोलो वातावरण से क्या है, बोलो आपसे में कौन ज़्यादा है। अब आपको पता है तो इस समय आपको क्या होगा, बोलो कूलिंग इफेक्ट होगा। मतलब आपने देखा होगा अभी विंटर जब होता है तो विंटर के अंदर वातावरण का ताप क्या होता है, बहुत कम होता है, बोलो 10 डिग्री, कभी 5 डिग्री, और आपकी बॉडी का ताप तो फिक्स है, बोलो तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस समय आपकी बॉडी से हीट कहाँ जाती है, बोलो वातावरण में जाती है। तो आपको कैसा इफेक्ट होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। इसका मतलब ही हुआ, इसीलिए हम क्या करते हैं सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहन लेते हैं, बोलो ऊनी कपड़े, जिससे हमारी बॉडी की हीट बाहर निकल नहीं पाए। बात समझ में आए? तो इसका और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, बोलो आप और झरना। आप कभी भी पानी के झरने के पास खड़े रहते हो तो आपको हमेशा क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट, बिकॉज उस समय आपकी बॉडी से हीट कहाँ जाती है, बाहर जाती है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है आपको सबसे पहले ये फंडा समझ में आया होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ताप स्केल। ठीक है, बोले तो मैंने कहा टेम्परेचर बोलो स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यहां से पक्का क्वेश्चन आता है। तो मैंने कहा बोलो आपसे 4 स्केल होती है। एक होती है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एक होती है डिग्री बोलो केल्विन स्केल, बोलो क्या होती है, केल्विन स्केल। एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो स्केल, और एक मैंने कहा क्या होती है, र्यूमर। क्या होती है, बोलो र्यूमर आपसे मैं कहूँ स्केल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनका तापपरास क्या होता है, टेम्परेचर रेंज क्या होती है। ठीक है, बोलो टेम्परेचर रेंज जो आपसे मैं कहूँ डिग्री सेंटीग्रेड होती है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी तापपरास होती है। जो केल्विन स्केल होती है बोलो 273 केल्विन से बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 373 केल्विन बोलो आपसे मैं को इसकी तापपरास होती है। डिग्री फ़ारेनहाइट की इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी बोलो टेम्परेचर स्केल होती है। और र्यूमर की आपसे मैं को 0 र्यूमर से बोलो आपसे मैं को 80 र्यूमर बोलो तक मैंने कहा आपसे क्या होती है इसकी बोलो आपसे टेम्परेचर स्केल होती है। तो आपका टेम्परेचर परास होती है, टेम्परेचर रेंज क्या बोलेंगे इसको, टेम्परेचर रेंज। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इतनी डिग्री सेंटीग्रेड का र्यूमर में कितना होगा, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, उस ब्रह्मास्त्र को अगर आपने याद कर लिया तो इस तरह के क्वेश्चन आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन बोलो मैंने कहा डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर। क्लियर? तो आपसे चारों में संबंध बता रहा हूँ, डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 5, केल्विन -273 और डिवाइड बाय 5, डिग्री फ़ारेनहाइट F -32 डिवाइड बाय 9 और र्यूमर आपसे मेरे को 8 डिवाइड बाय 4। ये अगर आपको रिलेशन याद है तो आपसे मैं कह रहा हूँ आप हर तरह का क्वेश्चन एग्जामों में कर सकते हो। क्लियर? आपको क्या होगा, एक दिया जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा। अब अपन ने देखा कि जब हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाता है और हमें केल्विन में पूछा जाता है तो हम यही दोनों को बराबर करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा और 273 हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। इसका मतलब हुआ कि ये तो हम रोज करते हैं। तो आपको ज़्यादातर आपसे मेरे को डिग्री सेंटीग्रेड देके फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट देके डिग्री सेंटीग्रेड देके र्यूमर ऐसा पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। मैंने कहा आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो आपसे मैं ताप डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलो डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होगा। क्लियर? अपने को करना है। तो मैंने कहा जब मुझे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बोलो में ही रिलेशन देखना है तो मैं डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 5 और फ़ारेनहाइट F -32 डिवाइड बाय 9 इनको बराबर करूंगा।
मैंने कहा डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 100 रखूंगा और आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना -32 डिवाइड बाय 9 करूंगा। इसको मैंने काटा तो बोलो 20 टाइम्स हुआ और 9 उधर गया तो आपसे मेरे को 180 हुआ। क्लियर? डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो आपसे मैं करूँ इसको मैं इधर ले जाऊंगा 120 + 32 तो आपसे मैं करूँ आप क्या देखते हो बोलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर इसकी रेंज जो है वो आपसे मैं करूँ 32 से 212 है। इसका मतलब ये यहाँ पर अधिकतम रेंज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पर भी बोलो 212 अधिकतम है। कैसे बताया, समझ में आया बोलो आपको? आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर दिया और एक तरह से मैंने प्रूव भी करके बता दिया कि बोलो अगर हम बोलो चारों स्केल के अंदर कहाँ से लगा तक कहाँ का रेंज है अगर आपको पूछा जाए तो अगर आपको एक की रेंज पता है तो बाकी की आप सेकंडों में निकाल सकते हो। क्लियर? तो एक तो वैरायटी ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछा गया है, डिग्री सेंटीग्रेड और बोलो आपसे डिग्री फ़ारेनहाइट बोलो आपसे निम्न बोलो मैंने कहा निम्न में से किस बोलो आपसे मेरे को मान पर बोलो मैंने कहा समान होंगे। ठीक है? ऑप्शन देते हैं आपको एक -20 डिग्री -20, एक देते हैं बोलो 40, एक देते हैं आपसे मैं करूँ -40 और एक देते हैं बोलो 20। क्लियर? तो मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो पूछा है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपसे मैं कह रहा हूँ उसको लिख दो। लिख दिया बोलो। अब आपको क्या करना है बोलो, मेरे कहने का मतलब इन ऑप्शन को रख के चेक करना है कि इन दोनों में किसका मान बराबर आता है। तो मैंने कहा -20 को रखेंगे तो यहाँ -4 होगा और यहाँ पर अगर आप समय को रखेंगे तो बोलो 4 हो ही नहीं सकता। बोलो आपसे -40 को अगर हम रखते हैं तो आप समय को -40 को रखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये कितनी बार हुआ बोलो 8 टाइम्स और ये माइनस आपसे 72 डिवाइड बाय आप समय करो तो ये भी कितना हुआ बोलो 8। इसका मतलब जिससे प्रूव हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि आप -40 या इस तरह के आंसर्स को रट लो। आपको पता होना चाहिए कि एक आप समय को जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन में पूछे चाहे डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में पूछे, तो आपको ऑप्शन चेक करके आंसर लाना है। बात समझ में आई मेरी बोलो? ओके। तो आपको टेम्परेचर स्केल आपसे मैं कह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा था कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोलो, टेम्परेचर परास ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे स्पेशल नोट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर बोलो आपसे ताप, ठीक है, कि एसआई इकाई आपसे मैं कहूँ एसआई इकाई बोलो आपसे मैं कहूँ क्या होती है बोलो केल्विन। ठीक है, बोलो क्या होती है केल्विन आपसे मैं कहूँ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा आपको कभी भी ताप का यूज करना है तो हमेशा केल्विन में ही यूज करना है। क्लियर? अब आपसे मैं करूँ ताप के अंदर एक फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आपसे मैं कहूँ क्वथनांक बोलो तथा गलनांक। ठीक है, गलनांक यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, बोलो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, एंड आपसे गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? बोलो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आए बोलो? अब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर सबसे पहले बोलो क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने कहा आपको बोला आपसे मैं कहूँ ठोस को द्रव में बदलने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्वथनांक, मतलब द्रव को गैस में बदलने के लिए। ठीक है, बोलो मैंने कहा द्रव को बोलो गैस में आपसे मैं कहूँ बदलने, ठीक है, के लिए बोलो जिस आपसे मैं कहूँ ताप बोलो की आवश्यकता आपसे मैं कहूँ आवश्यकता, ठीक है, होती है आपसे मैं कह रहा हूं उसे क्या कहते हैं क्वथनांक। जैसे फॉर एग्जांपल जल का बोलो मैंने कहा क्वथनांक मैंने कहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब हुआ कि बोलो ये जो वाटर है आपसे मैं कह रहा हूं जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। क्लियर?
यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बोलो आपसे मैं अगर दाब बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन होगा। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले एक फंडा बता रहा हूं कि दाब को बढ़ाने पर अभिक्रिया हमेशा अधिक आयतन से कम आयतन की ओर जाती है। बोलो, मैंने कहा दाब को बढ़ाने पर अभिक्रिया आपसे मैं करूं हमेशा मैंने कहा अधिक आयतन, बोलो अधिक आयतन, बोलो से कम आयतन की और आपसे मैं कह रहा हूं जाती है। ठीक है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब आप देखो कि यहां पर वाटर और वेपर है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं वाटर से ज्यादा वेपर का क्या होता है, बोलो वाष्प का क्या होता है, आयतन ज्यादा होता है। इसका मतलब ही हुआ कि अगर आपसे अभिक्रिया किधर चलेगी, इधर चलेगी, तो इसका मतलब हुआ अभिक्रिया कैसी होगी, बोलो पश्चगामी होगी। बोलो कैसी होगी, पश्चगामी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे करूं जल, बोलो ज्यादा बनेगा। बात समझ में है। इसका मतलब जब अभिक्रिया इधर चलेगी तो अगर आपको पूछा जाए जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसका क्या होगा, तो हम कहेंगे 100% वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वाटर को वेपर में बदलना, और अभिक्रिया इधर चल रही है तो इधर चलाने के लिए ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। और ये जो मैंने लॉजिक बताया है इसी पर कार्य करता है। बोलो आपसे मैं को कार्य, बोलो मैंने कहा प्रेशर कुकर। ठीक है, बोलो प्रेशर कुकर जो होता है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। होता क्या है, आपसे मैं कह रहा हूं ये प्रेशर कुकर है, बात को समझना मेरी। ओके, इसमें आपने क्या डाला है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसमें आपने क्या डाला है, बोलो वाटर डाला है, और इसमें ये आलू डाल दिए। क्या डाल दिए, बोलो आलू डाल दिए। क्लियर। अब आप क्या कर रहे हो, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्रेशर कुकर में क्या होता है, बोलो प्रेशर इंक्रीज होता है। अच्छा, प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, अभी देखा हमने जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो जल बॉइल नहीं होगा, उससे पहले ही उसमें डाली गई चाहे दाल हो आलू हो वो बॉइल हो जाएंगे। तो यही प्रेशर कुकर का काम होता है। प्रेशर कुकर से हम क्या यूज करते हैं, बोलो आलू को बॉईल करने में, दालों को बॉईल करने में। बोलो आपसे जिनको अगर हम बोलो बाहर अगर करें तो ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, यही काम प्रेशर कुकर में करते तो जल्दी हो जाता है। बिकॉज रीजन समझ में आया यहाँ पर लॉजिक कि प्रेशर कुकर में क्या किया जाता है, प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, और प्रेशर इंक्रीज करने से जल का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जिससे जल बॉइल नहीं होता है उससे पहले चीज़ें बॉइल हो जाती है। बात समझ में आए, बोलो। उसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, बोलो गलनांक के। किस फंडे पे आ रहे हैं, बोलो गलनांक। ठीक है, गलनांक मतलब मेल्टिंग, आप समय को मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मैंने कहा गलनांक क्या होता है, ठोस को द्रव में बदलना। बोलो मैंने कहा वह ताप, ठीक है, बोलो जिस पर आप समय कह रहा हूं जिस पर बोलो आप समय कह रहा हूं मैंने कहा ठोस को द्रव में आप समय को बदला जाता है। ठीक है, बदला जाता है। बात समझ में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये कोई सॉलिड है और ये क्या है, बोलो लिक्विड है। बात समझना। ओके, तो मैंने कहा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है सॉलिड से ज़्यादा किसका होता है, लिक्विड का होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या क्या चेंजेज होंगे देखते हैं। बोलो वॉल्यूम जब लिक्विड का होता है तो अभिक्रिया तो हमेशा बोलो उच्च वॉल्यूम से हाई आपसे मेरे को बोलो आपके आयतन से कम आयतन की ओर जाएगी। तो आप अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, बोलो अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, तो मैंने कहा बोलो पश्चगामी होगी। क्या होगी, बोलो पश्चगामी होगी, यानी बैकवर्ड होगी। क्या होगी, बोलो मैंने कहा बैकवर्ड। ओके, अच्छा मैंने कहा यहाँ पर भी क्या होगा, बोलो सॉलिड, बोलो आपसे मेरे को ज़्यादा बनता है। ठीक है, और अगर सॉलिड ज़्यादा बनेगा तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब तो इसको इधर लाना है, तो अगर इधर चलेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। लेकिन मेरी बात को समझना, आपसे मेरे को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है, बोलो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बोलो मैंने कहा वास्तविक जीवन का, यहाँ पर लिया मैंने आइस और यहाँ पर लिखा मैंने वाटर। क्लियर। इसको आप जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लगा सकते हो लगा लो, बिकॉज इससे
कितनी बार अच्छे अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कौन है? बर्फ। ये कौन है? बोलो जल। क्लियर? तो यहां पर आपसे मेरे को आपको पता होना चाहिए कि बोलो वॉल्यूम जो होता है वो आइस का क्या होता है? बोलो वाटर से ज्यादा होता है। जनरली आपने देखा सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लेकिन आइस ऐसा होता है जिसका वॉल्यूम वाटर से ज्यादा होता है, इसीलिए आइस का घनत्व तो बोलो कम होता है और आइस को पानी में डालते हैं तो उसके क्यूब तैरते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये अगर आपको फंडा पता है। बाकी तो हमारा लॉजिक कहता है कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया किधर से किधर जाती है? अधिक आयतन से कम आयतन की तरफ। जब इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो अभिक्रिया आपसे मैं कह रहा हूं कि दिशा कभी भी पूछा जाएगा तो क्या होगा? बोलो अग्र होगी। बोलो फॉरवर्ड होगी। अच्छा बोलो मैंने कहा वाटर क्या होगा? बोलो वाटर क्या होगा? ज्यादा बनेगा। बोलो वाटर ज्यादा आपसे मेरे को बनता है। क्लियर? और मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मेल्टिंग पॉइंट का क्या हाल होगा? तो मैंने कहा भाई आपसे मेरे को मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आइस को वाटर में बदलना, और ऑलरेडी अभी क्रिया इधर चल रही है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो बोलो इस एग्जाम्पल को छोड़ दे, बाकी सबके लिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, लेकिन अगर आइस और बोलो वाटर का लिया जाए तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये कोई अपवाद नहीं है, ये लॉजिक के साथ बता रहा हूं। यहां पर भी वही लॉजिक बताया, यहां पर भी वही लॉजिक बताया। बस मैंने कहा जनरली क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? लिक्विड का होता है। लेकिन बोलो आइस और वाटर के केस में आपको पता होना चाहिए कि आइस का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर से क्या होता है? ज्यादा होता है। बात मेरी समझ में आए बोलो आपको? तो मेरे कहने का मतलब है इसीलिए आपसे मैं करूं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज होता है। आई होप आपको टेम्परेचर का लॉजिक भी समझ में आया होगा। मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं जहां से आपके आज तक 10-12 सालों के अंदर एग्जाम में कंटेंट पूछे गए हैं। टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर स्केल आपकी क्लियर होनी चाहिए, और उसके अलावा आपको ये मैंने जो गलनांक और क्वथनांक का जो फंडा बताया वो क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उष्मा के अंदर भी आपको गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा का फंडा क्लियर होना चाहिए, और आपको उष्मा की और जूल और कैलोरी में रिलेशन पता होना चाहिए। उसके बाद आप जानते हो एक थर्मामीटर होता है, तो ताप नापने के उपकरण को क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। बहुत सारे प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, सबसे ज्यादा यूज में डॉक्टरी थर्मामीटर यूज किया जाता है, जिसकी रेंज आपसे में कमी होती है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगाकर आपसे में 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। मेरे कहने का मतलब क्या बता रहा हूं यहां पर? थर्मामीटर। ठीक है, तो मैंने कहा ताप मापने आपसे मैं कह रहा हूं के उपकरण आपसे मैं कह रहा हूं को बोलो थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मामीटर आपसे मैं कह रहा हूं कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। और मैंने कहा बोलो सबसे पॉपुलर है डॉक्टरी, मैंने कहा थर्मामीटर जो आप घरों पे रखते हो, बोलो कि परास आपसे मैं कह रहा हूं 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। बिकॉज रीजन है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर आपसे मैं कहूं बहुत ही कम चेंज होता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर बोलो लगभग 97 फ़ारेनहाइट, बोलो आप 37, बोलो आपसे मैं कहूं 90, बोलो 6, 97, 96 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो के आसपास रहता है। अब किसी का बॉडी का टेम्परेचर बोलो मैंने कहा कि बोलो कभी हम कहते हैं कि 101 हो गया, 102 हो गया, वो एक्चुअली किस में कहा जाता है? बोलो फ़ारेनहाइट में कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टरी फ़ारेनहाइट की परास जो होती है वो 95 से 110 फ़ारेनहाइट होती है। क्लियर? उसके बाद एक कंटेंट है अपना बोलो आपसे उष्मा संचरण। ठीक है, की विधियां आपसे मैं कह रहा हूं विधियां। मैंने कहा बोलो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या है? बोलो मैंने कहा मोड ऑफ हीट आपसे मैं कह रहा हूं ट्रांसफर। ठीक है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें तो मैंने कहा 3 विधियां होती है। क्लियर? बोलो एक होती है आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा चालन। ठीक है, चालन मतलब क्या होती है? कंडक्शन। ठीक है, बोलो एक होती है मैंने कहा सेवन। ठीक है, क्या होती है? बोलो सेवन। सेवन मतलब क्या? कन्वेक्शन। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कन्वेक्शन। उसके बाद एक होती है विकिरण। ठीक है, बोलो विकिरण बोले तो रेडिएशन। बात समझ में आई? सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही इसी से पूछा गया है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है चालन किसको कहते हैं? तो मैंने कहा ठोसों में,
ठोसों में ताप अंतर, बोलो ताप अंतर के कारण, आपसे मैं कहूँ कारण जो उष्मा का आपसे मैं कहूँ संचरण, बोलो संचरण आपसे मैं को होता है, उसको क्या कहते हैं? चालन। वेरी सिंपल, बोलो मैंने कहा ये आयरन की रोड है, क्या है बोलो? आयरन क्या है बोलो? रोड। क्लियर? आयरन की छड़ है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसके एक सिरे को आप गर्म करते हो, यहां से अगर आप पकड़ के रखते हो तो आपको क्या लगता है? थोड़ी देर में ये वाला सिरा भी गर्म हो जाता है, बिकॉज यहां पर जो हीट आपसे मैं कहूँ यहां से यहां पहुंचेगी, वो जिस मेथड से पहुंचेगी उसी को हम क्या कहेंगे? चालन, जो कि ताप अंतर के कारण होता है। बात समझ में आए? उसके बाद कन्वेक्शन की बात करें, सेवन की बात करें, तो मैंने कहा द्रव में बोलो आपसे मैं घनत्व अंतर, घनत्व अंतर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं के कारण, आपसे मैं कह रहा हूं जो उष्मा का संचरण, उष्मा का संचरण आपसे मैं करूँ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेवन कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कभी भी पानी को गर्म करते हो तो आपसे मैं करूँ आपने देखा होगा कि जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर जो भी बोलो आपसे मैं करूँ इस तरह से पार्टिकल का रोटेशन होता है। बात समझ में है? जो आपसे मैं कह रहा हूँ हल्के पार्टिकल होते हैं ऊपर जाते हैं, जो भारी होते हैं नीचे जाते हैं, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि सारे बोलो पानी गर्म नहीं हो जाए। तो इसका मतलब घनत्व अंतर के कारण जो उष्मा संचरण होता है उसको क्या कहते हैं? सेवन कहते हैं। विकिरण की बात करें तो उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें बोलो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विकिरण कहते हैं। मैंने कहा उष्मा संचरण की वह विधि, वह आपसे मैं को विधि जिसमें बोलो मैंने कहा जिसमें बोलो जिसमें मैंने कहा माध्यम, ठीक है, माध्यम की बोलो आवश्यकता, बोलो आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलो विकिरण कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको ये तीनों का अंतर और सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें विकिरण के गुण धर्म। आपसे मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आता है यहां पर, बोलो मैंने कहा प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। आपसे मैं कहूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन की बात करें तो मैंने कहा यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहले मैंने कहा ये उष्मा संचरण की सबसे तीव्रतम विधि है, फास्टेस्ट मेथड आपसे मैं करूँ ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये है उष्मा संचरण। आपसे मैं कहूँ उष्मा संचरण की सबसे बोलो मैंने कहा तीव्र विधि, ठीक है, विधि आपसे में को होती है। एक एक पॉइंट आपके रीट के क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा गया है कि कौन सी मेथड से उष्मा का संचरण सबसे फास्ट होता है, तो आंसर होगा विकिरण। नंबर 2 आपसे मैं करूं इसमें बोलो उष्मा संचरण, उष्मा संचरण बोलो के लिए माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता आपसे मेरे को आवश्यकता नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब है जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, तो इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे आप हो और थोड़ी देर आपसे दूर जो है वो क्या है बोलो भट्टी है, तो आप बताओ आपसे मैं कहूँ आपको थोड़ी थोड़ी देर में उष्मा आपके पास पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? क्या आप गट्टी के अंदर बैठते हो तब पहुंचती है क्या? इसका मतलब हुआ कि बोलो आपसे मैं करूं बोलो अपने आप हीट आपके पास पहुंचती है, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? तो मैंने कहा इसमें उष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद मैंने कहा बोलो विकिरण आपसे मैं कह रहा हूं कि तरंग दे दे रही है परास, तरंग दे दे रही है परास बोलो 0 से अनंत होती है। बोलो क्या होती है? 0 से अनंत होती है। क्लियर? उसके बाद आपसे मैं कहूँ उष्मीय विकिरण, बोलो उष्मीय विकिरण, मैंने कहा उष्मीय विकिरण बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बोलो आपसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, मैंने कहा विद्युत बोलो चुंबकीय स्पेक्ट्रम, आपसे मैं कहूँ स्पेक्ट्रम में बोलो मैंने कहा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड बोले तो अवरक्त क्षेत्र, बोलो अवरक्त क्षेत्र आपसे मैं कह रहा हूँ में बोलो में आता है। क्लियर? ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आपसे क्या बता रहा हूं कि बोलो उष्मीय आपसे मैं कहूँ विकिरण, ठीक है, विकिरण आपसे मैं कहूँ के स्पेक्ट्रम, बोलो स्पेक्ट्रम
का अध्ययन आपसे मैं कहूँ साधारण ग्लास, बोलो साधारण कांच, बोलो से नहीं किया जाता है, नहीं बोलो मैंने कहा किया जाता है, ठीक है। तो आपसे मैं कहूँ 6 पॉइंट क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा ऊष्मीय विकिरण के स्पेक्ट्रम, आपसे मैं कहूँ स्पेक्ट्रम का अध्ययन मैंने कहा रॉक साल्ट प्रिज्म, आपसे मैं कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा रॉक सॉल्ट बोलो प्रिज्म, आपसे मैं कह रहा हूँ की सहायता से, रॉक साल्ट बोलो आपसे मैं कहूँ प्रिज्म बोलो की सहायता, आपसे मैं कह रहा हूँ सहायता से किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, बात समझ में आए। और मैंने कहा नंबर 7 बोलो विकिरण की मैंने कहा तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, आपसे मैं करूं ऑफ रेडिएशन, ठीक है। विकिरण की बोलो मैंने कहा तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैंने कहा रेडिएशन, बोलो दूरी के साथ आपसे मैं करूं कम होती है। आपने फील किया होगा जब आप कभी भी भट्टी के थोड़े पास होते हो तो हीट आपके पास ज़्यादा आती है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हो आपके पास हीट कम आती है, क्लियर। तो आपसे मेरे को इस तरह से दोस्तों ये मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक जिसका नाम उष्मा ताप आपसे मैं करूँ थर्मोमीटर और उष्मा संचरण मैंने स्टडी कराया है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छे से आप अगर स्टडी करोगे, पूरे लेक्चर को ढंग से सुनोगे और नोट कर लोगे तो आपका ये भी टॉपिक तैयार हो जाएगा। बात समझ में आए तो मेरा आपसे मेरे को यही कहना है कि अगर आपको ये पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिले, इसलिए इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करें। आपसे मैं कह रहा हूँ ताकि आपको जो मैं बोलो आपसे चाहता हूं कि बोलो मैक्सिमम स्टूडेंट का इससे लाभ मिले, क्लियर। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर जरूर बताइएगा। आपसे मैं कह रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, मस्त रहो, और आपसे मैं कभी स्ट्रेस नहीं लेना है। लाइफ में कभी भी कुछ टफ नहीं होता है, सब चीज़ें ईजी होती है, बस आसान बनाना आना चाहिए। ओके, तो आपसे डॉक्टर एस.के. मेहता सर आपके हमेशा साथ हैं। आपसे मैं कहूँ बस आप निरंतर पढ़ते रहो और बने रहो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।